तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथी, एक जितने भी प्रश्न हैं हम आप सभी के लिए लूसेंट का जो है वह निचोड़ लिया है, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का प्रश्न होने वाला है और इसमें इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह प्रश्न जो है वह बार बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस विदेशी नागरिक को पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो किस विदेशी नागरिक को जो है वह पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला को जो है वह भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी विदेशी नागरिक है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह भारत रत्न जो है केवल भारतीय वासी को ही दिया जाता है, लेकिन विदेशी नागरिक को दिया गया जो कि खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला को जो दिया गया, ठीक है। यह खान अब्दुल गफ्फार कहाँ के हैं, तो यह पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के जो है वह खान अब्दुल गफ्फार हैं और यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका को जो है वह नेल्सन मंडेला है प्यारे साथियों, ठीक है। और इनको खान अब्दुल गफ्फार को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनको 1985 ईस्वी में जो है इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है कि कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर बोले बंगाल का प्रथम गवर्नर केवल बोले तो वह रॉबर्ट क्लाइस हो जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है वह केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है यह किस देश से उधार लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वह केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का बंटवारा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक और लिए हम लोग क्या चीज़ लिए, तो समवर्ती सूची को हम लोग कहाँ से लिया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे 4th नंबर प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या चीज़, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हम लोग जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसे हम लोग जापान के संविधान से लाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो यहाँ पे भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो पिनाकी चंद्र घोष हैं वह भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं। और यह कब बने थे, तो यह 2019 ईस्वी में जो है वह प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इनको नियुक्त किया गया था किनको, तो पिनाकी चंद्र घोष को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। भारत के प्रथम CDS कौन थे। तो भारत के प्रथम CDS जो है वह बिपिन रावत थे प्यारे साथियों, ठीक है। भारत के प्रथम CDS वर्तमान में कौन है, तो यह वर्तमान में जो है वह अनिल चौधरी जो है वह वर्तमान में है प्यारे साथियों, ठीक है। भारत के प्रथम CDS की नियुक्ति कब किया गया, तो 1 जनवरी 2020 ईस्वी को जो है वह प्रथम CDS को नियुक्त किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह बिपिन रावत जो है इनको हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है। तो 324 अनुच्छेद के तहत जो है वह निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। चुनाव आयोग जो है वह भारत में चुनाव आयोजित कराती है प्यारे साथियों, ठीक है। अभी चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है वह चुनाव आयोग के जो है वह वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ 8 नंबर में भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो कि सरोजनी नायडू को नियुक्त किया गया था भारत के प्रथम महिला के राज्यपाल के रूप में। और यह किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया था, तो यह जो है यूपी के उत्तर प्रदेश के लिए जो है और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बने थे प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। द्वितीय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय चट्टान को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे अवसादित चट्टान के नाम से हम लोग द्वितीय चट्टान को जानते हैं। प्राथमिक चट्टान से हम लोग किसे जानते हैं, तो प्राथमिक चट्टान को हम लोग अग्नाशय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और इसमें अग्नाशय चट्टान में जो है ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 को दें, हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो किस क्रिकेटर को जो है वह अर्जुन अवार्ड मिला है? तो यह मोहम्मद शमी जो है, मोहम्मद शमी को हाल ही में जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्यारे साथी, ठीक है। और इसमें अर्जुन अवार्ड में जो है वो कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख राशि जो है वह अर्जुन अवार्ड में दी जाती है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी VVI प्रश्न प्यारे साथियों, तो आप पेन और एक कॉपी उठाइए और अपने स्वर्ण पेन से स्वर्ण भविष्य को लिख डालिए प्यारे साथी, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी जरूर उठाएं और इन सभी प्रश्न को जरूर से जरूर नोट करें। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो मूल संविधान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो मूल संविधान की बात किया जा रहा है, तो मूल संविधान में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे प्यारे साथियों, ठीक है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में जो है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई जरूर पूछ लेता है। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतम दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतम दूरी जो कि 150 × 10⁸ जो है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच जो कि दूरी है प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि इसे हम लोग बुध को कहते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और यह सूर्य को कितना दिन में चक्कर लगा लेता है? तो यह 88 डे में जो है वह सूर्य को चक्कर लगा लेता है बुध प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं? तो यहाँ पे दिन और रात जो है वह किस दिन बराबर होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वह दिन और रात की अवधि जो है वह बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे नज़दीक जो है वह किस दिन सूरज आता है? तो 3 जनवरी को जो है वह सबसे नज़दीक आ जाएगा सूरज पृथ्वी से। और सबसे दूर कब चल जाएगा? तो 4 जुलाई को जो है वह सबसे दूर चल जाएगा प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे भारी ग्रह जो है इसे हम लोग बृहस्पति को जो है और सबसे भारी ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये बृहस्पति को जो है हम लोग सबसे बड़ा ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे साथी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जानते हैं। तो इनके अभी वर्तमान में इसका उपग्रह कितना है? तो 93 जो है इसके वर्तमान में उपग्रह की संख्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य जो है वह कितना दिन का समय लगाता है? तो सूर्य जो है वह 25 करोड़ वर्ष जो है वह आकाश गंगा को चक्कर लगाने में जो है वह लगाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। अनावरण योजना कौन योजना? तो अनावरण योजना किस नेता के द्वारा शुरू किया गया था? तो अनावरण योजना जो है किस नेता के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मोरारजी देसाई के द्वारा जो है वह अनावरण योजना को शुरू किया गया था प्यारे साथी, ठीक है। और यह अनावरण योजना को जो है इंदिरा गांधी जो थे इसको समाप्त कर दिए थे, लेकिन शुरू करने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो है वह शुरू करने वाले थे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 18 में, छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ और यह किस प्लान पर आधारित था? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वह किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1980 से 1985 के बीच में जो है वह छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। और यह रोलिंग प्लान के तहत है, रोलिंग प्लान के तहत जो है वह छठी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। 2 देशांतर के बीच कितना किलोमीटर का दूरी है? तो 2 देशांतर के बीच जो है वह 111 किलोमीटर की जो है वह अंतर है प्यारे साथियों, ठीक है, 2 देशांतर के बीच। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 23.5 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो कर्क रेखा कहेंगे। कर्क रेखा हम लोग उत्तरी अक्षांश को कहेंगे और दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स जीस द्वारा जो है वह ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादन का किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ, बृहस्पति पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो बृहस्पति पर जो है वो कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो इस पर जो है हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, ये तीनों जो है बृहस्पति ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यह बृहस्पति पर ही नहीं, यह शनि पर भी पाया जाता है। शनि ग्रह पर जो है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन सर्वाधिक मात्रा में
पाई जाती है प्यारे साथी। ठीक है, शनि ग्रह का उपग्रह अभी तत्काल में कितने हैं, तो 145 जो है वह शनि ग्रह का वर्तमान में उपग्रह है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है, तो लूनी नदी जो है वह किस पर्वत से होकर निकलती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि अरावली पर्वत से जो है वह लूनी नदी जो कि निकलती है। और यह किस राज्य में पड़ता है, तो यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो है यह जो कि लूनी नदी पड़ता है। और यह लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी है। लूनी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कच्छ के रण में जो है वह समाप्त होने वाली नदी है। यह बालू में जाकर रेगिस्तान में जाकर जो है लुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान दें। अरावली पर्वत का सर्वोत्तम शिखर का नाम क्या है, तो अरावली पर्वत का सर्वोत्तम शिखर का नाम जो है जिसे हम लोग गुरु शिखर के नाम से हम लोग जानते हैं, सर्वोत्तम शिखर का। ठीक है, और यह अभी तत्काल में बताया कि यह राजस्थान में है अरावली पर्वत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दूसरे स्थान पर कौन सा, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे दूसरे स्थान पर पूछा है। ठीक है, पहला तो सबको याद कर लेता है लेकिन दूसरा में कन्फ्यूज हो जाता है प्यारे साथी। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा स्थान पर कौन सा है, तो यह मिजोरम राज्य जो है वह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहला पर कौन है, तो यह सिक्किम है। सिक्किम जो है वह पहले स्थान पर है न्यूनतम जनसंख्या में। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ राजघाट परियोजना किस नदी पर है, तो राजघाट परियोजना जो है किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर जो है वह राजघाट परियोजना है। ठीक है, जवाहर परियोजना किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर कौन सा है, तो यह जवाहर परियोजना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ विवाह तथा तलाक किस सूची के अंतर्गत आता है, तो विवाह तलाक जो है वह किस सूची के अंतर्गत आएगा, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है विवाह और तलाक के बारे में चर्चा है प्यारे साथी। ठीक है, और यह कितने अनुच्छेद के अनुसूची के तहत आता है, तो यह जो है यह 7वीं अनुसूची के तहत जो है विवाह और तलाक के बारे में भी चर्चा है और यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है प्यारे साथियों। ठीक है, पहला अनुसूची में क्या किया गया, तो राज्य एवं राज्यों का संघ के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। साइक्लोन चक्रवात कहाँ पर आता है, तो साइक्लोन चक्रवात जो है वह बंगाल के खाड़ी में जो है वह साइक्लोन चक्रवात आते हैं। ठीक है, और हम लोग चक्रवात को टी स्केल से मापते हैं। टी स्केल से हम लोग जो है वह चक्रवात को मापते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो चक्रवात का शांत क्षेत्र को हम लोग चच्छू कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, चच्छू। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मांडवा की पहाड़ी किस राज्य में मिलती है, तो मांडवा की पहाड़ी किस राज्य में है, तो यह गुजरात राज्य में जो है वह मांडवा की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, यह बहुत विस्तृत पहाड़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। भारत में सबसे अधिकतम पेट्रोलियम किस जगह से निकाली जाती है, तो भारत में जो है सबसे अधिकतम पेट्रोलियम किस जगह से निकाली जाती है, तो बम्बे हाई जो कि यह मुंबई में पड़ता है। बम्बे हाई यह मुंबई में पड़ता है, इस जगह से है सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाली जाती है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारत का पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो भारत के पवित्र नदी हम लोग किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग गंगा नदी को जो है भारत का पवित्र नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। और यह पवित्र नदी जो है भारत का गंगा जो कि सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 34। झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो यह संथाल, मुंडा, उसके बाद हो, उसके बाद बिरहोर और कोरबा, ये जितने भी जनजातियाँ जो है वह झारखंड राज्य में पाई जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान दें। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था, तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वह अस्थायी के रूप में जो कि चुना गया था संविधान सभा के। ठीक है, अस्थायी सदस्य कौन बने, तो यह राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। भारत के
राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम किस भाग के तहत आता है? तो यह भाग 13 के तहत जो है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 37 पर देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में जो है वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। 38 नंबर प्रश्न में दिया हुआ टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है वो टोडा जनजाति पाई जाती है। तब यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तो तारे में जो ईंधन है वह प्लाज्मा के अवस्था में रहता है प्यारे साथी, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो यह सूर्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 40, देहिन पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देहिन पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में पड़ता है प्यारे साथी, ठीक है। देहिन पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो भी है यह असम में ही पड़ता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वह असम में ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान देंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक हम लोग किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वह भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एस स्वामीनाथन को हम लोग जो है वह हरी क्रांति के जनक के रूप में हम लोग कहते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चांदी उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चांदी उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो कि राजस्थान में जो है वह सर्वाधिक चांदी उत्पादन किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है इसे हम लोग केरला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है केरला में रबर को, ठीक है। भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो भारत में कोयला उत्पादन में जो है वह छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो यह 80% जो है वह छोटा नागपुर का योगदान है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे। तो दिया हुआ प्रश्न में सागा दावा महाउत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सागा दावा महाउत्सव जो हाल ही में मनाया गया या किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में जो है वह सागा दावा महाउत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है? तो बथुकम्मा महोत्सव जो है तमिलनाडु में जो कि बथुकम्मा महोत्सव को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे, तीसरी पंचवर्ष योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्ष योजना जो है वह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1961 से 1966 के बीच में जो है यह तीसरी पंचवर्ष योजना जो है वह शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्ष योजना कब शुरू किया गया था? तो यह जो है तो इसे 1965 से तो फिर इसे जो है 1956 से जो है 1961 ईस्वी तक जो है यह द्वितीय पंचवर्ष योजना को स्टार्ट किया गया था प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 48 को, द्वितीय पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्ष योजना जो है वह पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है और यह 1956 में से 1961 ईस्वी तक स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 49 पर देखेंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है और 22 जनवरी जो कि 2015 में जो है वह सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। 50 नंबर प्रश्न में दिया हुआ, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 50 पर देखेंगे, शाख मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो शाख मुद्रा को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग ऐच्छिक मुद्रा के रूप में हम लोग कहते हैं शाख मुद्रा को। प्रश्न नंबर 51 में दिया हुआ है, भारत बैंक के विदेश में सर्वाधिक शाखा किस देश में है? तो भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखा जो है वह किस विदेश में सबसे अधिक है? तो यह ब्रिटेन में जो है वह सबसे अधिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे, ब्लैक रोलर गर्म हवा किस देश में बहती है? तो ब्लैक रोलर गर्म हवा जो है वह किस देश में बहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा जो कि उत्तरी अमेरिका में जो है और ब्लैक रोलर गर्म हवा जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है। भारत में कौन सा गर्म हवाएं बनती है? तो भारत में इसे लू के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में भी इसे लू कहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, चक्रवात को किससे मापते हैं? तो इसे हम लोग टी स्केल से मापते हैं चक्रवात को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है वह 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया की शुरुआत किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध
होना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंधन होना किस अधिनियम के तहत है? तो यह 1909 अधिनियम के तहत मार्लोमेंटो एक्ट के तहत जो है वह किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 55 प्रश्न को देखेंगे। 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था प्यारे साथियों, और यह 1992 ईस्वी में जो है यह 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में किस संविधान संशोधन के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है? तो किस अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है? तो अधिनियम 1892 के तहत जो है वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 57 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह 4 जुलाई 1947 को जो है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया था भारत का। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे। संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालित समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें संचालित समिति के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, अम्बेडकर साहब को हम लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 59 प्रश्न में दिया हुआ है कैबिनेट मिशन में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन में जो है शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो श्री राजगोपालचारी को जो है वह शिक्षा मंत्री के रूप में बनाया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में जो है कि कैबिनेट मिशन यह आया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की जो संख्या वह 33 है प्यारे साथियों। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दिन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है वह अकबर के द्वारा किया गया था और 1582 ईस्वी में जो है वह दिन इलाही धर्म को स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सतवाहन वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग सिमुक को जानते हैं जो कि सतवाहन वंश के यह संस्थापक थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे। सुपरनोवा एक क्या है? तो सुपरनोवा एक क्या है? तो यह मृत तारा है। मृत तारा को हम लोग सुपरनोवा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 64 में दिया हुआ है पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकृति को हम लोग जियोट के नाम से जानते हैं जो कि पृथ्वी की आकृति को कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जन के साथ होती है? तो किस प्रकार की वर्षा जो है वह बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जन से होती है? तो आइसोहाइट जो है, आइसोहाइट की वर्षा जो है बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जन के साथ होती है। तो चलिए यहाँ पे 66 प्रश्न में दिया हुआ है रेगिस्तान में बादल और क्षेत्र होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल जो होकर या क्यों नहीं बरसते? तो कम आर्द्रता के कारण जो है या रेगिस्तान में बादल होकर भी वहाँ नहीं बरस पाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 67 प्रश्न को देखेंगे। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में जो है यह कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था और शेर शाह ने जो है हुमायूं को हरा दिया था और यह 1540 ईस्वी में जो है वह कन्नौज का युद्ध को लड़ा गया था। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 68 में दिया किस मुगल शासक ने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था युद्ध को जीतने के लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने जो है वह तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया गया था और इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तोप और बारूद को जो है वह पहली बार प्रयोग किया गया था और यह पानीपत का प्रथम युद्ध था जो कि 1526 ईस्वी में जो है वह हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है फिलीपींस की राजधानी क्या है? वह फिलीपींस की राजधानी जो है इसे हम लोग मनीला कहते हैं, फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मनीला में एशियाई बैंक का जो कि मुख्यालय है, एशिया बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग को यह सेशन कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, आप लोग खुश रहिए।